जहां कोई काम तब तक नहीं होता जब तक मनचाही रकम से जेब गर्म न कर दी जाए। बेहतर सुविधा से लेकर बुनियादी सुविधाएं पाने के लिए या फिर सरकारी दांव पेच के उलझनों से बचने के लिए कोई रिश्वत देता है तो कोई लेता है। आसानी से काम भी बन जाते हैं, भले ही वह काम नियम के विपरीत हो। ऐसे में ऐसा लगता है कि मानो रिश्वतखोरी ही लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है। जिंदगी की हर अच्छी बुरी घटना, जन्म, मृत्यु, शादी, बीमारी, यात्रा और यहाँ तक कि रिटायरमेंट के दौरान भी कोई न कोई हाथ घूस लेने के लिए गिरेबान तक आ ही जाता है। आज चर्चा सूबे के इसी कड़वे सच पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश के मंत्रियों की अलग अलग राय। रामपाल सिंह ने माना राजस्व विभाग में है सबसे ज्यादा घूसखोरी। गोपाल भार्गव ने कहा जनता खुद देती है रिश्वत का ऑफर। गौरीशंकर विशेष ने भ्रष्टाचार को बताया इंसानी फितरत। घूस लेते शिवपुरी कलेक्ट्रेट का बाबू कैमरे में हुआ कैद। सरकारी आवास खाली न कराने के एवज में महिला कर्मचारी से ले रहा था 4000 की रिश्वत। छतरपुर में सेवा सहकारी समिति प्रबंधक के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। आलीशान बंगला, जमीन, प्लाट समेत करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मिले दस्तावेज। भानु प्रतापपुर से हटाए गए आईएएस रणवीर शर्मा मंत्रालय में किए गए अटैच। पटवारी से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े थे अधिकारी। तबादला आदेश नहीं मानने पर मध्य प्रदेश के 24 अफसरों को किया गया कार्यमुक्त। 15 डिप्टी कलेक्टर भी शामिल। 2 दिन के दौरे पर रवाना हुए सीएम रमन। कल अहमदाबाद आईआईएम में सिखाएंगे मैनेजमेंट के गुर। दिल्ली भी जाएंगे मुख्यमंत्री। जबलपुर हाई कोर्ट ने रद्द की दिव्य सिंह की एक और नियुक्ति। सीएम की नोटशीट पर दैनिक वेतनभोगी बन गया सब इंजीनियर। मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। उपेक्षा से नाराज नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सीएम रमन को लिखा पत्र। कहा नेताओं के सम्मान के लिए बने प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते अफसर। रायपुर में मसाले और वेफर्स की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। बच्चों के खाने के चिप्स में मिलाया जा रहा था जहरीला कलर। काटीबंद में नकली तेल फैक्ट्री का भी भंडाफोड़। और जांजगीर में धान घोटाला करने वाला गिरफ्तार। राघवेंद्र कश्यप ने किया था पामगढ़ की सहकारी समिति में 1.25 करोड़ का गबन। This program is sponsored by CXCT. तो मित्रों, मध्य प्रदेश में चाय, पानी और मेहमान नवाजी की तहजीब बहुत पुरानी है, लेकिन इन दिनों राज्य में चाय पानी की परिभाषा कुछ और ही कहानी बयां कर रही है और चाय पानी के नाम पर काली कमाई का खेल खेला जा रहा है। हालांकि दाम के बदले काम के ये चलन तो आदमी के बाद से ही चल रहा है, आजादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन अब इस चलन के चलते आम आदमी की उम्मीदें चाय पत्ती की तरह उबलने लगी है और सपने चीनी की तरह घुलकर लुप्त होते जा रहे हैं। तभी तो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी घूस की प्रथा पर तंज कसते हुए कहा था कि बेहतर हो राज्य सरकारें रिश्वतखोरी को वैध कर दें ताकि लोग एक तय राशि देकर सरकारी विभागों में अपना काम करवा सकें, क्योंकि रिश्वतखोरी की दर तय होने से लोगों को भी घूस देने में आसानी होगी और आम आदमी रिश्वत की राश देने में भी नहीं ठगा जाएगा। तो भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया यानी TII की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत दुनिया के 175 देशों की सूची में 50वीं पायदान पर है, जबकि डेनमार्क सबसे कम और उत्तर कोरिया सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है। और भ्रष्टाचार के मामले में भारत को इतना आगे ले जाने में आम आदमी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां खुद सरकारी रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी शामिल है और सबसे ज्यादा राजस्व
पंचायत और पुलिस विभाग में घूसखोरी का चलन है। सुशासन और विकास के नक्शे में तेजी से उभरने का दावा करने वाले मध्य प्रदेश ने हकीकत में अगर किसी क्षेत्र में तरक्की की है तो वो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी उन विभागों में सबसे ज्यादा बह रही है जिनसे जनता का सबसे ज्यादा या यूं कहें कि तकरीबन हर रोज ही पाला पड़ता है, यानी राजस्व, पुलिस और पंचायत जैसे विभाग। लेकिन इन्हीं विभागों में सबसे ज्यादा रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस के आंकड़े सारी हकीकत बयां कर रहे हैं, जिसके मुताबिक इन विभागों में रिश्वतखोरों की संख्या हर साल 15 से 20% तक बढ़ती जा रही है। यहाँ हर काम फिक्स है, जिनके लिए कर्मचारी बार बार रिश्वत की मांग करते हैं और पकड़े जाने के बाद भी घूस लेने से बाज नहीं आते। इनमें पटवारी नामांतरण के लिए, पंचायत सचिव और उपयंत्री, इंदिरा और मुख्यमंत्री आवास की राशि जारी करने के लिए, और पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज करने और विवेचना से आरोपी का नाम हटाने के मामलों में ज्यादातर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। कहां कितने घूसखोर? विभाग राजस्व, साल 2013 में 131 मामले, साल 2014 में 151 मामले, साल 2015 में 23 घूसखोरी के मामले। पुलिस महकमा, साल 2013 में 41, साल 2014 में 72, साल 2015 में 10 घूसखोरी के मामले। पंचायत विभाग, साल 2014 में 63, साल 2015 में 14 मामले सामने आए। शिक्षा विभाग, साल 2013 में 29 मामले सामने आए, साल 2014 में 16 घूसखोरी के मामले सामने आए, साल 2015 में 11 घूसखोरी के मामले सामने आए। कृषि विभाग, साल 2013 में घूसखोरी के 5 मामले सामने आए, साल 2014 में 10 और साल 2015 में 4। हेल्थ डिपार्टमेंट, साल 2013 में 23, साल 2014 में 29 और साल 2015 में 6 मामले सामने आए। वन विभाग में साल 2013 में 6 घूसखोरी के मामले सामने आए, साल 2014 में 11, साल 2015 में 1। बाकी अन्य विभाग में साल 2013 में 61 मामले सामने आए, 2014 में 38 मामले सामने आए, जबकि 2015 में 56 घूसखोरी के मामले सामने आए। 18 साल में 2175 ट्रेप हुए, 137 के यहाँ छापा पड़ा, जबकि 38% को सजा हुई है। बावजूद इन तीनों ही विभागों के जिम्मेदार अफसरों ने अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है जिससे इन कामों के लिए रिश्वत ना ली जा सके। इतना ही नहीं, इन विभागों के मंत्री भी कर्मचारियों को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें क्लीन चिट देते हुए उल्टे जनता को ही दोषी ठहराते नजर आते हैं। दरअसल मंत्रियों का कहना है कि खुद जनता ही जल्दी काम कराने के फेर में रिश्वत ऑफर करती है, जिसके चलते कर्मचारियों को भी रिश्वत की आदत पड़ जाती है। भले ही प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करे, लेकिन इन विभागों से जुड़े प्रदेश सरकार के मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार मौजूद है। और कहा गया, लोगों को भी आग्रह कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी या शिकायत हमको भी करो, 121 पर डायल करो, और इस पर रोक लगाने की सरकार की तरफ से पूरे प्रयास चल रहे हैं। और आपसे भी आग्रह है कि आप भी ऐसे गलत काम करने वालों को जहाँ से सूचना प्राप्त हो, कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बजाय रिश्वतखोरी के रिवाज को बंद करने के सरकार के मंत्री कितने अच्छे बोल और ज्ञान देते हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। कि जहाँ पे मानवीय भूल है जिसको कि माफ किया जा सकता है, जैसे कि कहीं पे लक्ष्य था कि भाई 15 किसानों को अनुदान देना है, उसको 20 को दे दिया। कहीं पे ये था कि भाई जनपद की समिति और जिला पंचायत की कृषि समिति से अनुमोदन लेना है, नहीं लिया। तो कैसे ले सकते थे? इलेक्शन चालू थे पंचायती राज के, फिर इसके पहले विधानसभा लोकसभा के चुनाव थे। तो इन मामलों में जो त्रुटियां हुई है उसको नजरअंदाज हमने किया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सिस्टम में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार और उसमें डूब रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहा है। आज से 10-10 साल पहले जो कंप्लेंट हुई है लोकायुक्त कार्यालय में, उन पर कोई निर्णय नहीं हुए हैं। पिछले दिनों खुद लोकायुक्त ने कहा था कि राज्य सरकार से जो अभिलेख मांगते हैं, जानकारी मांगते हैं, वो समय पर राज्य सरकार उपलब्ध नहीं कराता है, इसलिए मामलों का निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये लोग खुद मामलों को ढकते हैं, नहीं चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो। जनता की रखवाली का दम भरने वाली खाकी भी पैसा खाने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। लोकायुक्त पुलिस
पुलिस के कई अफसरों को रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोच चुकी है। पुलिस द्वारा भी समय समय पे दोनों तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जो कर्मचारी हैं उनको समझाइश भी दी जाती है और जो ऐसे कर्मचारी हैं जो इस तरीके की गतिविधियाँ करते हैं उनके खिलाफ न सिर्फ लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की जाती है बल्कि पुलिस द्वारा भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सूबे में लगातार पैर पसार रहे भ्रष्टाचार का ही सबूत है कि प्रदेश में लोकायुक्त के छापे देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं और लगातार काली कमाई के कुबेरों के आशियाने बेशुमार खजाना उगल रहे हैं। अफसरों से लेकर बाबू और चपरासी तक के पास अकूत दौलत मिल रही है और उनकी नोटों की गिनती के लिए मशीनें भी कम पड़ रही हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जिम्मेदार मंत्री घूसखोरी के लिए भी आम जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर कब तक घूसखोर कर्मचारी और साहब कानून को बिजली की तार की बजाय खिलौना मान उससे खेलते रहेंगे और कब चाय पानी का ये गंदा चलन बंद होगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ सत्य विजय सिंह। तो जब रिश्वतखोरी बन जाए रिवाज, भ्रष्टाचार की जड़ें हर जगह होने लगी गहरे और बिकाऊ सिस्टम में जनता का जीना हो जाए दुश्वार, तो सवाल उठते। राजस्व, पुलिस और पंचायत ही क्यों हैं भ्रष्टाचार का संगम? क्या भ्रष्टाचार पर कभी लग पाएगी लगाम? क्या जनता ही दे रही भ्रष्टाचार को बढ़ावा? तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान हैं। हमारे साथ से डीएस राय जी हैं जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अजीत श्रीवास्तव जी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल राय साहब हमारा आपसे ही है। जो खुद मंत्री बोल रहे हैं, खुद ये बातें निकल करके आ रही हैं, जो मैंने आंकड़े आपको दिखाए उसमें सबसे ज्यादा राजस्व के मामले हैं भ्रष्टाचार के। मतलब राजस्व में आप उस विभाग में भी रहे हैं, आप कलेक्टर भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, आपको इसका खासा तजुर्बा होगा कि क्यों ये भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में ज्यादा पनप रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जिसका सीधा ताल्लुक जनता से हर स्तर पर पड़ता है। प्रदेश की जो अधिकांश आबादी है वो खेती में लगी हुई है। खेती का संबंध होता है ज़मीन के कागजातों से, ज़मीन की अदला बदली से, ज़मीन के नापने से। तो चूँकि सबसे अधिक इस विभाग के कर्मचारी जनता के संपर्क में आते हैं, तो जहाँ वो गलती करते हैं तो वो उनको रिपोर्ट भी बहुत तत्काल होती है, बड़ी संख्या में गलतियाँ होती होंगी। इसलिए राजस्व विभाग में अन्य विभागों की तुलना में गलत काम की ज़्यादा शिकायतें आती हैं। पहले लोगों में काम करने के प्रति लगन थी, अब वो लगन कम होती जा रही है, अपना घर भरने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए अब केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। जितनी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जितनी अलग अलग एजेंसी बन रही हैं, अलग अलग आयोग बन रहे हैं, अलग अलग टीमें गठित हो रही हैं, उतना ही ज़्यादा ही भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जो लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू या इस प्रकार की जो एजेंसियां जो केसेस पकड़ती हैं, वो होते हैं जो एक्सट्रीम में जब आदमी की बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि अब उसको लगता है कि मेरे साथ अति ज्यादती हो रही है, तब वो इन संस्थाओं के प्रति जाता है। अधिकांश मामले तो रिपोर्ट होते ही नहीं, क्योंकि उसमें देने वाला और लेने वाला दोनों खुश होते हैं। देने वाला इसलिए खुश होता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, समय पर हो जाए। लेने वाला इसलिए खुश होता है कि सही काम करने के भी उसको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए जनता जो है वो इसलिए उसको पैसा देना पड़ता है कि काम जल्दी हो जाए। इन संख्याओं के आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि भ्रष्टाचार केवल इतना है। एक्चुअली भ्रष्टाचार इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी और भी है, ये तो हमें दिखने को मिल रहा है। इस पे ही हम लोग आश्चर्यचकित हैं। अगर पूरी गहराई तक जाएंगे तो लगता है कि पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एडीजी रहे हैं हमारे यहाँ श्रीवास्तव साहब। श्रीवास्तव साहब, दूसरे नंबर पे पुलिस है। उसमें तो मुझे जो लगता है राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा से ज्यादा जो पकड़े जाते हैं, हम बाद में राय साहब से भी पूछेंगे, उसमें पटवारी या उससे थोड़ा सा ऊपर का स्तर का अधिकारी होता है, ऊपर वाले बहुत कम होते हैं। वही स्थिति आपके यहाँ पुलिस में भी है। ज्यादातर लोग, लोकायुक्त भी पुलिस में ही है, चाहे ईओडब्ल्यू भी पुलिस में ही है, उसके बाद भी पकड़ने की थोड़ी बहुत हिमाकत करते हैं लोकायुक्त वाले, तो वो एएसआई से ऊपर के एक इक्का दुक्का ही केस होंगे। और खासकर जो एसपी या डीएसपी इस लेवल के मुझे कभी कभार देखने को या सुनने को मिला। ये लोकायुक्त में तो जो शिकायत जाएगी उसी को वो पकड़ेंगे जी। जो निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी हैं उनका जनता से सीधा संबंध होता है, थाने से ही सीधा काम पड़ता है।
तो स्वाभाविक है कि शिकायतें भी उन्हीं की होंगी। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे जनता से उनका संवाद भी नहीं होता है, सीधे तौर पे वो जनता के संपर्क में भी नहीं होते जी। और जहाँ तक बात है कि दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे, तो राय साहब ने जो कहा है कि वो पहले ही बात साफ है कि ये दूसरे नंबर पे हैं आप या 20वें नंबर पे हैं, ये कोई बात नहीं है जी। बात ये है कि भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए जी। और ये जो बात आ रही है कि देने वाला स्वेच्छा से देता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। कोई भी व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा रिश्वत में देना पसंद नहीं करता। जब तक कोई मजबूरी नहीं होगी तब तक वो पैसे देता नहीं है रिश्वत में, और जब उसको काम अटक जाता है तभी वो इस तरह से रिश्वत देता है। और जब उसकी पानी सिर के ऊपर चला जाता है तभी वो शिकायत करता है। इसमें एक बात पुलिस में सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्व विभाग में नकल, खतरा, खतौनी, इस तरह के मामलों में रिश्वत देते हैं, हम तुम्हारी जमीन का नामांतरण करा देंगे, इस तरह के मामले होते हैं। लेकिन पुलिस विभाग में आप रहे हैं, वहाँ आपने भी पकड़ा होगा, आपने कईयों को सस्पेंड किया होगा, आप जिस एडीजी तक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ जो पुलिस विभाग में जो घूस ली जाती है वो ऐसे कृत्य की ली जाती है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। किसी को हम मर्डर केस में फंसा दे रहे हैं, किसी को 420 में फंसा दे रहे हैं, या मर्डर केस वाले को छोड़ दे रहे हैं, 420 करने वाले को छोड़ दे रहे हैं। इस तरह के मुद्दे जो पुलिस में होते हैं उसमें कैसे लगाम लगाई सकती है कि ऐसे मुद्दों पे कम से कम घूसखोरी ना हो। देखिए, एक ही तरीका है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुचारू रूप से और जल्दी काम करे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल नतीजे आने चाहिए। देखिए, बहुत सारे केसेस हैं करप्शन के, जो बड़े बड़े केसेस सामने आए हैं। 15 साल, 20 साल, 25 साल लगते हैं, सुनवाई चलती है, निर्णय नहीं होता है, फिर अपील होती है, फिर कुछ आपने कानून ऐसे बना रखे हैं कि जो इसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। कोई पकड़ा जाए तो उसके लिए शासन से परमिशन लेनी पड़ती है। अब बताइए, भ्रष्टाचार में कोई आदमी पकड़ा जाए, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पब्लिक सर्वेंट पकड़ा जाए, अब उसके लिए भी शासन से क्या परमिशन लेने की आवश्यकता है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। जी जी बोलिए। आपके कानून ऐसे हैं कि संसद में अगर जो है रिश्वत लेके और वोट दिया जाता है तो पता लगता है कि कानून में उसके ऊपर एक्शन लेने की पावर नहीं है। अब ऐसे भी कानून है कि आप संसद में सरकार बदल सकते हैं, उस रिश्वत ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कानून लागू नहीं होता है जी। तो इस तरह के जो हमारे कानून बने हुए हैं और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो सबसे बड़ा कारण है, मैं ऐसा मानता हूं इसके लिए। बिल्कुल, हालांकि पहले आपने देखा होगा कि राजनीति में जो है उनको बहुत कम इस घूस के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई, लेकिन कई बड़े बड़े नेता इस समय कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ जमानत में बाहर हैं, वहां भी इस तरह का मामला आता जा रहा है। हम आपके पास फिर एक बार आएंगे बाद में कि आखिर पुलिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा उसको किस सिस्टम के आधार पर हम उसको अवतरित करें, कौन सा सिस्टम लागू करें कि ये इस तरह के भ्रष्टाचार ना आए। राघवेंद्र जी, आपने खुद हमने आपको 3 मंत्रियों के बारे में बताया, सबने अपने अपने विभाग में बताया कि भ्रष्टाचार, किसी ने कहा आदत बन गई है, किसी ने कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और किसी ने कहा कि ये एक सिस्टम बन गया है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये जो सिस्टम बन गया है, मेरा ये मानना है कि ये कुल मिलाकर एक बहुत लंबे समय से चली आ रही जो परंपरा है रिश्वत देने की, लेने की, उस वजह से इसकी जड़ें गहरी हुई जो परंपरा के रूप में अब हमें दिखाई दे रही है जी। मेरा कहना है इसमें यह है कि सिस्टम में सुधार कैसे किया जाए, ये इस पर लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई कलेक्टर, अगर कोई एसपी ईमानदार है तो मेरा मानना है कि 20 से 30% करप्शन अपने आप कम हो जाएगा जी। हमेशा अपने अफसर की चाल देकर उसके अधीनस्थ जो महातत्व होते हैं वो काम करते हैं जी। मैं इस बात को और थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा कि अगर प्रदेश का मुखिया, क्योंकि पॉलिटिकल हमारे लोकतंत्र की परंपरा है, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हो, अगर चीफ सेक्रेटरी ईमानदार हो, अगर डीजीपी ईमानदार हो, ये हाई लेवल पर जी। इसके बाद अगर कलेक्टर ईमानदार हो और एसपी ईमानदार हो, तो आप ये मान लीजिए कि ये रिश्वतखोरी का जो मामला है वो 50% तक नीचे गिर जाएगा जी। लेकिन होता ये है, पिछले कुछ वर्षों में हमने सुना है, पॉलिटिकली लोग कहते भी हैं कि अब तो कलेक्टर और एसपी की नियुक्तियाँ पैसे देकर होती है। जो कलेक्टर, जो एसपी पैसे देकर किसी जिले में जाएगा, आप अंदाज लगा लीजिए कि वहाँ क्या होगा। वो अपने पीए से पैसे लेगा,
मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर पैसे देकर कलेक्टर बन रहा है तो आप ये मान लीजिए कि जिसके पास पूरा जिला है, फिर तो वो उसका दोहन करेगा, फिर अवैध उत्खनन होगा, अवैध वसूली होगी, फिर रिश्वत में लोग ना देने पर पकड़े जाएंगे, रिश्वत देने पर छूट जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, पुलिस की बात है, पुलिस इसलिए ज़्यादा बदनाम है क्योंकि वो गरीबों से भी पैसा लेती है। रेवेन्यू में ऐसी स्थिति पटवारियों पर ज़्यादा है, वो भी छोटे छोटे किसानों से पैसा लेते हैं। मेरा कहना ये है कि जहाँ तक बदनामी का सवाल है, पुलिस ज़रूर बेचारी इसमें बदनाम होती है, लेकिन रिश्वत का पैसा उसके पास कम आता है। जी नहीं राघवेंद्र जी, एक बात यहाँ सामने है जो मैंने आपसे सवाल किया एक और उसमें जानना चाहूँ कि जब मंत्री इस तरह बोल रहे हैं, जो जिनकी ये भ्रष्टाचार खत्म करने की खुद जिम्मेवारी है, अगर उन्होंने वोट लिया होगा, सत्ता में विराजे हैं, तो ये भी वादा किया होगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हम आम आदमी की समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, इस तरह के भी मुद्दे आए होंगे। आपने ये बहुत वैसा सवाल है जिसका जवाब बड़ा तीखा हो सकता है। जी मैं आपको बताऊं कि जब कलेक्टर एसपी की नियुक्ति पैसे लेकर हो रही है, जी नियुक्ति सरकार करती है, मतलब मंत्रियों की भी नियुक्ति पैसे लेकर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मंत्रियों की नियुक्ति पैसे लेकर होगी, मंत्रियों की शपथ पैसे लेकर होगी, तो वो ईमानदार कहाँ से होंगे? ऐसे बहुत कम मंत्री हैं। मुझे याद आता है 1990 में जब हिम्मत कोठारी मंत्री हुआ करते थे पटवारी की सरकार में, वो अक्सर चप्पल पहनकर मूंगफली खाते हुए जहांगीराबाद भोपाल में एक जगह है, वहाँ के पार्क में मिल जाया करते थे। अब ऐसे मंत्री कहाँ बचे? अब तो पार्षद और पंचों के पास स्कॉर्पियो होती है। निर्भय सिंह पटेल भी थे एक हाँ जी। ऐसे कई लोग पहले मिल जाया करते थे, लेकिन तब ये रिवाज नहीं था पैसे लेकर नियुक्ति करने का, पैसे लेकर शपथ दिलाने का। अब स्थिति बहुत खराब हो गई है। मेरे साथ जो बैठे हैं पैनल में, वो इस बात को और गहरे तक जानते होंगे, क्योंकि उनके सामने तो कई बार ऐसे जिक्र आए होंगे। जी अगर वो आज शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। जी मैं पूछ ही लेता हूँ, आपने कहा है, आपने इशारा किया है, तो मैं राय साहब से जरूर पूछूंगा। राय साहब, जो एक चीज राघवेंद्र जी ने कही कि जब नियुक्ति कलेक्टर की पैसे देकर हो, एसपी की पैसे देकर हो, तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। क्या ये इसमें कुछ सत्यता आपको लगती है? अब तो आप आकलन कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। जी देखिए, ऐसा है, जो राघवेंद्र जी ने बातें कही वो लगभग 95% की बिल्कुल सही कही जी। ये दूसरी बात, ये पैसा लेना देना और पोस्टिंग पाना ये खुलेआम तो होता नहीं जी। तो इसको साबित करना तो बहुत मुश्किल है जी। परंतु जिस प्रकार की कार्य पद्धति जिलों में देखी जाती है या जैसे मंत्रियों की देखी जाती है, उससे इस संदेह को बल मिलता है कि जरूर इसके पीछे मेरिट के अलावा अन्य किसी चीज का हाथ रहा होगा। जी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये स्थिति पहले बहुत कम थी और ये स्थिति ज्यादा हो गई है। जी। बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र जी ने कि जी कलेक्टर ईमानदार है और ये मैसेज नीचे तक चली गई तो फिर पैसे लेने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाएंगे और करप्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जी। तो इसलिए मंत्रियों का जो मंत्री जी की आपको बात को गलत कह रहे हैं, यदि गौरीशंकर जी की बात को आप ध्यान से सुने तो उन्होंने ये कहा कि किसी ने 15 के बजाय यदि 20 इंदिरा आवास सैंक्शन कर दी या उन्होंने जनपद या ग्राम पंचायत का अनुमोदन नहीं लिया तो इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा। ये उन्होंने सही कहा। ये उन्होंने कहा कि तो वो इरेगुलरिटी है, वो अनियमितता है। उद्देश्य अच्छा था, प्रक्रिया गलत थी, परंतु भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। परंतु जहां भ्रष्टाचार की स्थिति हो खुलेआम, जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा कि आदमी मजबूरी में देता है, सही बात है, कुछ मजबूरी तो होती होगी, परंतु जरूर होती होगी, परंतु कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं और जहाँ मैं भी रहा हूँ, श्रीवास्तव जी भी रहे हैं, वहाँ तो भ्रष्टाचार को पैसा लेना देना तो सर्वमान्य पद्धति मानी जाती है, उसको भी बुरा बन गया। हाँ, बुरा नहीं मानता। और आज से नहीं, 20-25-30 साल से। जी हाँ जी। मैंने ग्रामीण परिवेश से मैं कई बार बहुत रूबरू हुआ हूँ। वहाँ ये स्थिति कि किसान अगर तहसील में पहुँचेगा तो भले उसका काम सीधा साधा है, अपने आप बिना पैसे के हो रहा होगा, लेकिन वो पटवारी या जो गिरदावल या जो होता है कानून को, उसकी जेब में जरूर पैसे रख के आता और कहता है कि अगर आप ये रख लेंगे तो मुझे तसल्ली होगी और मुझे भरोसा हो जाएगा कि मेरा काम अब होना पक्का हो गया है। नहीं तो मानेगा कि हमारा काम नहीं हो रहा अगर पैसा नहीं लिया तो। ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा भी है। इसलिए वो कहता है कि आप पैसा तो ले ही लो, भले वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि आप रख लेंगे तो मुझे इस बात का यकीन होगा कि अब मेरा काम पक्का हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं एक छोटा सा, जो शिवपुरी में आज ही, चूंकि हमने मुद्दा रखा था और आज ही ये घटना हुई, कि अगर आप मैंने किस तरह से एक शिवपुरी की तस्वीर ये देख लीजिए, जहां सरकारी आवास के आवंटन के नाम पर शाखा प्रभारी लोगों से वसूली कर रहे हैं, यहां तक कि घर अलॉट करने के लिए रिश्वत कलेक्टर के नाम पर ले रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको नमूना दिखाता हूं। कैमरे में कैद हुई बाबू की करतूत, सरकारी आवास अलॉट करने के नाम पर ली घूस। जी हाँ, तस्वीरों में नजर आ रही ये जनाब
शिवपुरी कलेक्टर ऑफिस में बाबू के पद पर पदस्थ महेश राठौर है एक शख्स से रिश्वत लेने बड़े रसूख के साथ उसी के घर जा पहुंचे, लेकिन इस बार साहब की सारी हेकड़ी निकल गई, क्योंकि पीड़ित ने उनकी करतूत अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। दरअसल पीड़ित नरेंद्र मिश्रा के मुताबिक उसकी पत्नी सरकारी कर्मचारी है और उसी के नाम पर रहने के लिए सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन अब पत्नी का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया और आरोपी बाबू इसी आवास को खाली न कराने के एवज में 4000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। मेरे से अभी तक उन्होंने 13,000 रुपये ले चुके हैं और ये बार बार मेरे पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में लेक्चरर थी, उनका प्रमोशन होकर बदरवास हाई स्कूल में हुआ था। उस बीच जो मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की 20,000 रुपये। वही मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी हर बार की तरह एक बार फिर निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की ओर से पैसे की मांग के सवाल को वो टालते नजर आए। महेश राठौर का जो प्रकरण आपने अभी मुझे बताया है, वो संज्ञान में लाया है, उसके संबंध में हम निष्पक्ष रूप से जांच करवाएंगे और जांच होने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी में रिश्वतखोरी कर्मचारियों की करतूत कैमरे में कैद करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई की बजाय हर बार ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और उसी का नतीजा है कि रिश्वतखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। शिवपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर के दुबे। तो राय साहब, हमने आपको दिखाया, हम आपसे एक सवाल करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है भोपाल से, योगेश जी। योगेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरे पास कुछ सुझाव है सर, अगर आप सुनने को तैयार हो सर तो। सवाल हमने पूछा था आपसे, सुझाव आप संक्षेप में एक लाइन में, दो लाइन में दे सकते हैं। एक लाइन में सर, ये कि सर जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाते हैं सर, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। सबसे पहले उनको नौकरी छोड़ देना चाहिए और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला लगना चाहिए सर, क्योंकि ये शासन और जनता का विश्वास का सवाल है। दूसरा सर, प्रत्येक कार्य के लिए एक न्यूनतम समय सीमा होना आवश्यक है जी। तो बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास इतने अनुभवी दो अतिथि हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम उनसे आपने जो सुझाव दिया हम उसके बारे में हम सवाल करेंगे उनसे। हमारे साथ एक और दर्शक है जबलपुर से, मोहन जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। हमारा ये कहना है, भ्रष्टाचार में लगाम में एक लाइन में कहना चाहता हूँ, कोई भी आवेदन जिस दिन जाता है उसी दिन यदि निरस्त हो जाए तो भ्रष्टाचार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसके लिए कोई समिति, कोई कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। जिस दिन पकड़ा जाए उसी दिन उसको क्या कर दिया जाए? उसी दिन उसका निपटारा कर दिया जाए। उसमें परेशानी क्या है आखिर? जी, वो उसमें एक अपने यहाँ ये है कि एक अपराधी, मतलब जो निरपराधी है वो नहीं फंसना चाहिए, भले 100 अपराधी छूट जाएं। ऐसे में पहले जांच की बात होती है कि कहीं हो सकता है इसको फंसाया तो नहीं गया। लेकिन हमारे साथ राय साहब हैं, हमारे पास श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं शिवपुरी से, राम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। मेरा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार नीचे से खत्म तो जब होगा जब पहले ऊपर से खत्म किया जाए। नंबर 1 तो जी 5 लोग हैं भ्रष्टाचार की जननी। नंबर 1 ब्यूरोक्रेसी, नंबर 2 जनप्रतिनिधि, नंबर 3 भूमाफिया, ठेकेदार कह लो, बिल्डर कह लो, नंबर 4 जो है इसमें जो जनता के लोग हैं, चुनिंदा लोग, वो, और 5वां जो है कुछ परसेंट। और राम प्रकाश जी, कितने नंबर हैं आपके पास? और 5 नंबर। अच्छा ठीक है, 5वां भी बताइए। 5वां यह है कि अगर मीडिया भी सतर्क हो जाए जी तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मुझे आभास हो गया था मीडिया की तरफ आने वाला, इसीलिए मैंने आपको टोका था। खैर राय साहब, आपने दर्शकों के सवाल सुने, साथ में एक मेरा भी सवाल है, क्या इसमें भी कुछ सत्यता है? आप रहे हैं, हर पोस्ट पे रहे हैं, कि जो बाबू या उससे बड़ा अधिकारी कहीं घूस लेता है तो वो बोलता है मुझे ऊपर तक पहुंचाना है, क्या पहुंचती है सही में? और हमारे तीनों दर्शकों का आप उत्तर चाहिए। ये तो मैं नहीं मानता जी, क्योंकि हमेशा पैसा बाबू अपने नाम पे मांगेगा तो 200 रुपये मिलेगा जी, बाबू कलेक्टर साहब के नाम पे मांगेगा तो 5000 देगा जी। तो इसलिए ये कहना तो उचित नहीं है। और कोई अधिकारी, अधिकांश जो कलेक्टर या एसडीएम की बात करें अपन जी, तो ये इतने गिरे हुए तो नहीं होते कि हर बाबू के माध्यम से पैसा लें जी। यदि कुछ लेते भी होंगे तो गिने चुने लोग होते होंगे जी। सामान। तो ये तो जो हर बात में नाम लेना, ये तो सही नहीं मान सकते आप। कठोर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। निलंबित तत्काल किया जाना चाहिए, उस स्थान से उसको क्वार्टर चेंज कर दिया जाना चाहिए। ये तो सब नियमों में लिखे ही हुआ है।
निलंबित करने में तो कोई कानून या कोई नियम आड़े नहीं आता जी। दूसरा उन्होंने कहा कि समय सीमा हर काम की होना चाहिए, तो सिटीजन चार्टर बना हुआ है, वो कौन सा एक नया 11 सूत्री या कौन सा कार्यक्रम आ गया है, वो गारंटी है, परफॉर्मेंस गारंटी आ गई है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हर काम की समय सीमा तय है। परंतु उसके बावजूद भी अधिकांश काम समय पर नहीं होते और उन अधिकांश कामों के लिए पैसा देना पड़ता है। आपको याद होगा, आपके इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने एक से कई बार कहा कि जो हाई मॉरल ग्राउंड, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, उनका मॉरल ग्राउंड कैसा है। मैंने ये भी बताया था आपको कि नवंबर 2005 में जब वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और उसके बाद जब वल्लभ भवन में पहली बैठक ली थी, उस बैठक में मैं था। मुख्यमंत्री जी के शब्द मुझे अभी भी याद हैं, जो मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार की गंगा को हम गंगोत्री से समाप्त करेंगे। पहले बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, फिर छोटे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहना नेताओं के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, चाहे किसी भी पार्टी के हो और किसी भी स्तर के हो। तो जब तक नेताओं में यदि कोई मिनिस्टर चाह ले कि मेरी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो सेक्रेटरी से लेके HOD और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी क्या मजाल की वो भ्रष्टाचार हो जाए, जैसे जिले के बारे में राघवेंद्र जी ने कहा। तो मेरा ये कहना है, अच्छा जो अभी अपने शिवपुरी वाले भाई साहब ने कहा वो काफी कुछ सही है। जो पत्रकार कह लें या मीडिया कह लें, इनका भी नाम उन्होंने ले लिया। कुछ चुनिंदा लोग जो ठेकेदार के लोग, उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि कहा, ब्यूरोक्रेसी कहा, और एक नाम उन्होंने खनन माफिया कहा या कोई माफिया कहा। तो ये तो सबको मालूम है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जितना गहरा होता जाएगा, इसका इलाज उतना ही कठिन होता जाएगा। इसलिए हम, और ये कहना बहुत आसान है, हम हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे अभियानों को फेल होते देख चुके हैं। साक्षरता अभियान नहीं फेल हो गया, लोग नहीं साक्षर हो पाए। कोई भी, पोलियो जरूर सफल हुआ है, शायद चेचक सफल। तो इस के लिए हमको कितने सघन प्रयासों की आवश्यकता होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, इसकी तो प्लानिंग भी करना बहुत मुश्किल है। राज साहब, हम आपसे वो अनुभव भी जानेंगे कि आपके साथ कुछ इस तरह भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा जुड़ा हो कि जो आया हो, घूस देने का प्रयास किया हो या आपके नाम पे ले रहा हो, आपने उसको पकड़ा हो, सस्पेंड किया, वो बाद में जानेंगे। हमारे साथ हम श्रीवास्तव के पास जाएंगे, लेकिन उनके पास जाने के पहले हमारे खास दर्शक जिनके बिना हमारा कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता, अगर कार्यक्रम तभी पूरा होता जो हमारे दमोह से प्रदीप राय जी जब सवाल करते हैं। आपका स्वागत है प्रदीप जी, आप अपना सवाल करें। जी त्रिपाठी जी, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए अगर किसी विधेयक पर चर्चा होती है तब अधिकांश राजनीतिक पार्टियां ही विरोध करती हैं। और अन्ना जी ने मुझे कहा था कि मेरा अगर लोकपाल विधेयक आ भी गया, मात्र 60% भ्रष्टाचार ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इसके लिए अगर रोकने के लिए कर्मचारी, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसा विधेयक क्यों नहीं आता कि हर साल इन पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार संबंधी प्रश्नों पर पॉलीग्राफ टेस्ट हो, तभी इनके पद अगले साल के लिए रिन्यूअल किए जाएं जब पास हों। जी, इसका उत्तर भी राय साहब राघवेंद्र जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है कोरबा से। वाहिद जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में आप सवाल करें अपना। जी हाँ, मेरा मैंने 33 सालों में ये अनुभव किया जी कि जब तक के ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किए जाएंगे, निचले स्तर पर किसी भी हालत में नहीं सुधर सकता है। बिल्कुल, ये कटु अनुभव है। बिल्कुल। तो हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे पुलिस विभाग के बारे में पूछेंगे कि ऊपर में अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो नीचे भ्रष्टाचार नहीं है क्या, ऐसी है। हमारे साथ एक और दर्शक है भोपाल से, भगवान दास जी। भगवान दास जी, आपका स्वागत है, सवाल करें आप। अगर जब ये साबित हो जाता है, जब रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए कोई पकड़ा जाता है जी, फिर उसके बाद वो कहते हैं जांच होगी, और ये जांच चलती रहती है, महीनों निकल जाते हैं और जांच चली जाती ठंडे बस्ते में, वो मामला हो जाता है रफा दफा। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, हमारे 2 दर्शकों ने सवाल किए हैं, हम चाहेंगे कि आप उनका उत्तर दें, और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या यह सही है कि अगर SP ईमानदार है तो नीचे अगर हेड कांस्टेबल, हवलदार या मुहर्रिम उसकी घूस नहीं लेगा, इसकी कोई गारंटी रहती है क्या? देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि अगर ऊपर से एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा जी, तो निश्चित ही रूप से जो है नीचे का कर्मचारी डरेगा, और जो भी काम यदि वो बेईमान है भी तो छुप के करेगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो कम होगा। और यदि ऊपर से इस बात को एनकरेजमेंट मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो खुल के रिश्वत लेगा, खुल के कमाई करेगा, और उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की कोशिश करेगा। जी नहीं, हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप भी SP रहे हैं कई जिलों के। कहा जाता है कि जो थाना होता है उसके हफ्ते बंधे होते हैं, और उन थानों का ऊपर, माफ करिएगा मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये कहा जाता है ऊपर SP को महीना बंधा होता है। इसमें कितनी सत्यता है?
देखिए, जब आपको कहीं धुआं दिखाई पड़ रहा है तो मतलब है कहीं आग तो लगी है। जी, वो थोड़ा सा हम चाहेंगे आप थोड़ा परिभाषित कर दे, बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं। देखिए, ये बातें सुनने में आती हैं जी, और जो कई जगहों पे ऐसे जब आचरण देखे जाते हैं, कदाचरण देखे जाते हैं जी, तो ऐसा लगता भी है कि उनमें सच्चाई है। जी, अब सामने तो ऐसा कोई, जब तक किसी को पकड़ नहीं लिया जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें है, मैंने आपने कहा कि बिल्कुल धुआं दिख रहा है तो ऐसा आग लगता तो लगती है, कभी कभी लगता है, कहीं कहीं पे, कुछ जगह पे, हमेशा हर जगह ऐसा नहीं है जी, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा महसूस होता है। क्या कभी आपको भी इस तरह से लालच देने का प्रयास किया गया जब आप थे एसपी? मैं आपको जब बता रहा हूं तो कुछ उसमें कुछ सच्चाई है, तभी तो बता रहा हूं। उस अब आपके सामने अब कोई पाबंदी नहीं है, आप थोड़ा सा अगर इसको हमसे साझा कर लें, दर्शक सुन लेंगे तो वो शायद कुछ सचेत हो कि ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं है। थानेदार अगर बोल रहा है एसपी के नाम पे हम 10,000 चाहिए और अगर या 10 लाख चाहिए और उस 10,000 या 20,000 में काम हो रहा तो आप एसपी के नाम पे ना डरें, ऐसा कुछ हम चाहेंगे कि आप संदेश जनता को दे दें। देखिए, जनता को संदेश तो मेरा यही है कि सारे लोग बेईमान नहीं हैं और ज्यादातर इस मामले में सच्चाई नहीं होती है। ऊपर जैसा राय साहब ने भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी के नाम से अधिक पैसों की मांग की जा सकती है और यही प्रयास अक्सर देखा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी के नाम से ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं जी। तो और फिर अब इतनी संस्थाएं हैं, मीडिया अपने आप में है, जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं, लोकायुक्त है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, सीबीआई है, बहुत सारे ऐसे साधन हैं। तो यदि कोई चाहता है कि वो रिश्वत ना दे और उसको अनावश्यक प्रताड़ित ना किया जाए तो बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। हम आपसे इसके बाद जानेंगे कि क्या वाकई में कुछ ऐसे भी मामले हैं 1% या 0.5% हो सकते हैं कि निरपराधों को जबरदस्ती भ्रष्टाचार के मामले में इस तरह जो लोकायुक्त हो, खैर मीडिया तो अभी आया, कैमरे में कैद करने की बात अभी आई कि वो मान लीजिए उधारी लिया है, उधारी देने गया है तो बोले घूस ले लिया, ऐसे भी मामले क्या आपके कभी सामने में आए हैं? हमारे साथ एक सिलवानी से दर्शक हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं तीनों विद्वानों से ये जानना चाहता हूँ जी कि मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार ब्लड कैंसर हो गया है। जी, मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार ब्लड कैंसर हो गया है। मैं तीनों विद्वानों से जानना चाहता हूँ क्या ये ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है? चलिए, ब्लड कैंसर भी उससे ठीक होता है, आजकल इलाज आ गया है, ब्लड कैंसर के कई रूप होते हैं। हम राय साहब से, हमारे साथ एक और दर्शक है रायपुर से, विकास जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ, सवाल करिए विकास जी। हेलो विकास जी, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें आपका सवाल सुनाई पड़ेगा। वॉल्यूम बंद है सर, वॉल्यूम बंद है जी, सवाल करें। वो सर मैं बोल रहा था जी, जैसे भारत के लिए ये पोलियो का 2 बूंद जिंदगी का निकाल दिए थे सरकार ने। विकास जी, इतना धीरे बोलेंगे तो हमारा समय ही समाप्त हो जाएगा, आपका सवाल नहीं हो पाएगा। संक्षेप में आप थोड़ा सर, भारत में जो अभियान चलाए थे पोलियो के लिए जी 2 बूंद जिंदगी के, वैसे भ्रष्टाचार के लिए कोई अभियान नहीं चला सकते क्या आप लोग? जी बिल्कुल। राय साहब, हम आपसे ही उत्तर जानना चाहेंगे। आप ये दोनों तीनों दर्शकों का हमारे उत्तर दे दीजिए। आपकी अनुमति हो तो एक भाटापारा से भी हमारे साथ दर्शक हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी, सवाल करें। नथराम जी, आप सवाल करें, आपका स्वागत है। जी सर, मैं तय करता हूँ जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो भी योजनाएं बनती हैं। जी सर, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा। जी सर, मैं ना संजय टापस है। जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें कृपया। जी सर, मेरा सवाल यह है सर। जी, मैं तय करता हूँ। जी, मैंने ये देखा है कि योजनाएं तो गरीबों के नाम से बहुत सारी बनती है जी, और उनका फायदा बड़े बड़े मंत्री, नेताओं और अधिकारियों को मिलता है, ऐसा क्यों सर? अच्छा ठीक है, मैं राय साहब से उत्तर ले लेते। राय साहब, आपने हमारे तीनों चारों दर्शकों के सवाल सुने। एक बात आपसे भी मैं साझा करना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मैंने श्रीवास्तव साहब से पूछा, कलेक्टर के नाम पे अगर 10 लाख अगर वो सोच रहा है कि कानून गो या नायब तहसीलदार और कलेक्टर साहब तक भी जाएगा तो शायद 10 लाख मिल जाए, जबकि 50,000 में काम होना।
ऐसा कोई मेरे नाम पर पैसे लेने का तो आज तक नहीं हुआ, आज तक जी किसी की हिम्मत नहीं हुई। जी पैसे ऑफर करने का जो आपने पूछा जी तो मैं एक केस बताता हूँ जो आपके ही क्षेत्र का है। जी मैं रीवा में, हमारा पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं आपका रीवा से आते हैं, मैं रीवा ही पे फोकस कर रहा हूँ। जी जब मैं रीवा में पदस्थ था 1997 में, जी तो रीवा के सबसे बड़े उद्योगपति, उस क्षेत्र के सबसे बड़े उद्योगपति, नाम नहीं लूंगा जी, आप समझ जाएंगे, तो जिनका पूरे हाँ। भारतवर्ष में जिनका कारोबार है जी, वो मेरे से मिलने का टाइम मांग रहे थे, जो मैं दे नहीं पा रहा था। बड़े मुश्किल में ऊपर से दबाव डाला के उन्होंने को मिलने का टाइम दिया। वो घर में ही मिलना चाहते थे तो घर में आए, और जब वो चले गए मिल के तो देखा मैंने एक थैला पड़ा हुआ है, उस थैले में एक विदेशी स्कॉच की बोतल थी, चांदी के गिलास थे और 40,000 रुपये नकद थे। जी, इतने बड़े आदमी हैं कि उनका नाम हम भी लेना भी संकोच होता है। जी, मेरे को बड़ा दुख हुआ, शॉक भी लगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया बाद में कि आप मेरे से मिलने आए थे मगर आप कुछ भूल गए हैं, मैं वापस भिजवा रहा हूँ। तो ऐसा एक केस हुआ। दूसरा एक केस मैं बताता हूँ आपको, जिससे एक सबक मेरे को मिला। मैं पढ़ता, ये तो रीवा का नहीं है ना? ये रीवा का नहीं है, ये मेरे छात्र जीवन का है। मैं पीएचडी कर रहा था, बॉम्बे जाना था। मैंने दूसरे दोस्त के नाम पे हाफ टिकट का कंसेशन लिया जिससे कुछ पैसे बच जाएं। और जब मैं बॉम्बे के पहले कल्याण में टीटीआई ने पकड़ लिया, टीटीआई ने पकड़ लिया मेरे को, और मैं उसमें एमएससी कर चुका था। टीटीआई ने, मेरे पिताजी के बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला कहाँ तक पढ़े? मैं कहा एमएससी। बोले आप ये क्या कर रहे हैं, आपने सरकार की चोरी की। आप पहली बात तो आप सरकार की चोरी मत करिए। और कितने अमाउंट के लिए चोरी की आपने? 32, 50, 60, 70 रुपए लगी। 1970 की बात है, 69 की। आज बहुत है। और हाँ, और बोलते हैं यदि चोरी ही करना हो तो इतनी बड़ी चोरी करो कि पकड़े जाओ तो बहुत अफसोस ना हो। तो ये सीख मेरे जीवन में कायम रही और हमने कोशिश किया कि अपनी कलम से सरकार, क्योंकि फायदा वहीं होता है जहाँ किसी का नुकसान होता है, पैसे वहीं मिलते हैं जहाँ किसी का नुकसान होता है, या तो नुकसान सामने वाले का हो या नुकसान सरकार का हो। तो सरकारी कर्मचारियों को सरकार के कॉस्ट पे पैसा कमाना गलत है। जो भ्रष्टाचार का मूल कारण मेरे समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण से। लोगों का मॉरल वैल्यू सिस्टम, जीवन मूल्य, सोचने की पद्धति ये खत्म हो चुकी है, पहले से बहुत बदल गई है। लोग पहले गरीबी में रह के अच्छे पदों पे भी लोग गरीबी में, ऐसे उदाहरण थे अपने सामने, बुश साहब थे अपने यहाँ, और भी लोहानी साहब हैं अपने यहाँ, जो कि इतने बड़े बड़े पदों पे रहते हुए सादगी की मिसाल थे। अब लोग चाहते हैं कि नौकरी में आने की 2 साल के अंदर कार आ जाए, 5 साल के अंदर मकान आ जाए, 10 लड़कों को बाहर विदेश पढ़ने भेजें। ये इस वजह से जल्दी पैसा कमाने की लालच के कारण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अब जो दर्शकों ने सवाल पूछा, उसमें एक सबसे बड़ा अहम सवाल है जो मैंने इसका निचोड़ निकाला, उसमें ये है ऊपर का भ्रष्टाचार खत्म हो तो नीचे अपने आप खत्म हो जाए। ये किसी ने नहीं कहा कि नीचे से खत्म हो तो ऊपर तक। मतलब जो चलाता है अगर वो ईमानदार होगा तो नीचे तक अपने आप खत्म हो जाए। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस बात में को क्वालिफाई करूंगा। जब ऊपर, आज बहुत पुरानी बात है, 1983-84 में, आज से 30-35 साल 32 साल पहले भोपाल में तब भी कुछ स्टाफ था जो क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए पैसे लेता था। भले ही कमिश्नर भोपाल न लेते हों, कोई मंत्री न लेता, बहुत पुरानी बात है। तो मेरा ये कहना ऐसा जरूरी नहीं है। जो हर एक आदमी अपने नैतिक मूल्यों के अनुसार गलत काम करता है। बाबू के ऊपर कितना भी अच्छा ऑफिसर हो, कितना भी अच्छा मंत्री हो, यदि बाबू की नीयत खराब होगी तो वो पैसा लेने की कोशिश करने से बाज नहीं आएगा। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट करप्ट हो तब बाबू करप्ट होगा। ये सब साथ साथ करप्शन का जो लेवल है वो साथ साथ चलता है और व्यक्ति पर डिपेंड करता है, न कि किसी डिपार्टमेंट की हायरार्की के ऊपर। जी राय साहब, एक बात आपने कही, मैं अभी हमारे एक दर्शक ने कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार है वो ब्लड कैंसर हो गया है, इसका कोई इलाज है क्या? हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि उस टीसी ने आपको समझाया था कि चोरी करो तो इतनी बड़ी करो, बड़ी करो। क्या उस तरफ आपका कभी ध्यान गया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जब पहली बात ही को मान लिया तो उसके बाद फिर दूसरी बात का प्रश्न नहीं होता है। जब हमको कभी सरकार का नुकसान करना ही नहीं, हमको गलत काम करना ही नहीं है, हमको कभी नीचे देखना ही नहीं है, और हमको इज्जत से नौकरी करना है, सम्मान के साथ नौकरी करना है, कोई दाग न लगे, तो फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न का पैदा। हालांकि उसका बड़ी चोरी में आपने जोशी दंपति जी की स्थिति देख रहे हो, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। राघवेंद्र जी, दर्शक ने सवाल किया था कि ब्लड कैंसर हो गया है, इसका किसी तरह कोई भी इलाज है क्या? देखिए, ब्लड कैंसर होने का मतलब है मृत्यु। जी। और मृत्यु, मैं थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में बात कर रहा हूँ। मृत्यु नियति है, आदमी का मरना तय है। लेकिन जहाँ तक नैतिकता की बात है, मेरा ये मानना है कि नैतिकता का स्तर ये हो गया कि आप अपने लोग, मैंने वृद्ध माता पिता को आश्रम छोड़कर आते हैं। तो नैतिकता की बात में हम बहुत नीचे जा रहे हैं।
लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, एक दर्शक ने कहा था कि कोई स्लोगन हो, जैसे 2 बूंद जिंदगी की बात कही इस तरह कोई स्लोगन, बहुत सही कहा जी। मेरा इसमें ये मानना है कि अगर यही स्लोगन चल जाए कि यदि आप ईमानदार हैं तो ईमानदार दिखे भी, अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो आप ये मान लीजिए कि ईमानदारी दिखने के चक्कर में आप बहुत सी चीज़ों को छोड़ेंगे या छोड़ना पड़ेगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको। हिंदुस्तान राघव जी आप बिल्कुल उदाहरण दीजिए, लेकिन इसमें हमारा एक छोटा सा पूरक प्रश्न ये है, आपने कहा दिखने में आपने देखा होगा कई नेता अपना कुर्ता नया लाते हैं, उसको थोड़ा सा फाड़ लेते हैं। नहीं जी, हमारा वही मेरा, अब मैं उसको थोड़ा एलबोरेट कर रहा हूँ जी। दिखने से मेरा मतलब लोग गांधी की आलोचना करते हैं कई बार जी। मेरा ये मानना है कि आप 1 वर्ष गांधी की तरह नकली बनकर भी रहिए, एक ही धोती को पहनिए और उसी को ओढ़िए। मेरा मानना है ये भी बहुत कठिन काम है। अगर आप लीडर हैं, आप कुर्ते को फाड़ कर पहन रहे हैं, तो आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो कम से कम कोसे का कुर्ता, सिल्क वाला कुर्ता तो नहीं पहनेंगे। अगर आपने ये कोशिश भी की तो आप अपने फॉलोअर्स की बड़ी टीम को सादगी से रहने का एक संदेश तो देंगे ही। अगर आप ईमानदार हैं और दिख भी रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपने बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर बहुत काबू पा लिया। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कुछ बात रही तजुर्बे की कि आपकी जो सोशल सर्विस थी उसमें आपको कभी ऐसा मौका आया, राय साहब ने कुछ बताया, कुछ उन्होंने बताया अपने एडीजी साहब ने, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के बहुत सारे मौके मीडिया के सामने भी आते हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। चुनाव का समय था, 97 की बात थी, 96। एक मेरे पॉलिटिकल पार्टी के बड़े अच्छे मित्र थे, वो सुबह सुबह मेरे पास चाय पीने आए। बहुत संक्षेप में ये कि उन्होंने बहुत सारी बातें की। उस जाते समय जब मैं उनकी चाय का कप अंदर रखने जा रहा था तो मुझे आंखों से थोड़ा सा दिखाया, आंखों के किनारे से, कि वो कुछ लिफाफा जैसा कुछ सोफे के नीचे रख रहे हैं, जो दरी होती है उसके नीचे। मैं लौट कर आया तो मैंने पूछा कि आपने क्या रखा? उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, और क्या बाहर निकले वो। मैंने उनसे कहा कि आपकी मेरी मित्रता है, आपने कभी देखा कि मैंने कुछ पैसे के लिए किया है? ये मीडिया के लोग करते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैंने पैसे के लिए किया है तो आप ये लिफाफा रख कर जाइए, और अगर नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस दोस्ती की खातिर इसको ले जाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मीडिया में और नौकरशाही में भी होंगे जो ईमानदारी के दम पर काम करते हैं। उनकी पीठ थरथराए आप भरी ना, लेकिन उनको कोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी ईमानदारी से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहेंगी। बिल्कुल राघवन जी, हम श्रीवास्तव जी जानना चाहेंगे, जैसे राय साहब ने एक अपना अनुभव साझा किया, दर्शकों ने सुना होगा, देखा होगा, शायद उसको वो आत्मसात करने का प्रयास करें। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी इस तरह, जब आप एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं, तो क्या आपके पास भी इस तरह का कभी कोई प्रेशर आया हो, किसी पॉलिटिशियन का प्रेशर आया हो, पहले पैसे की बात दी गई हो, जब नहीं हो तो ऊपर से पॉलिटिकल दबाव दिया होगा, प्रशासनिक दबाव दिया गया हो, क्या ऐसा कोई कभी आपके साथ अनुभव हुआ? देखिए, राजनीतिक दबाव तो हमेशा आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसा राजनीतिक दबाव की तरह नहीं माना। एक जो पॉलिटिकल जो भी पर्सन होता है उसकी एक मजबूरी होती है, उसने वोट लिए होते हैं और लोग उसको अप्रोच करते हैं और वो उनके काम करने के लिए फ़ोन करते हैं। जो सही काम, अगर किसी ने सही काम करने के लिए कोई फ़ोन किया, कहा या कोई नोटशीट भेजी है तो सही काम किया गया है, और अगर गलत काम करने के लिए बोला तो हमने हमेशा उसको मना किया है। और इस मामले में मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई मंत्री नेता नहीं मिला कि जिसने इस बात के लिए दबाव दिया हो कि नहीं वो गलत काम करना ही होगा। एक बार उनको यदि समझा दिया कि मेरे काम नियम के अनुसार नहीं हो सकता है तो वो उनने इस बात को माना है। जी, नहीं आपके मातहत कोई रहा हो जो आपको देने का प्रयास किया हो? नहीं, मातहत तो नहीं, लेकिन हाँ एक मुझे वाकया मेरे साथ हुआ था जी, लेकिन एक थोड़ा सा उसको जानना चाहेंगे, उसमें आग में धुआं तक नहीं, थोड़ा सा एक शब्द में मैं एसपी, उन दिनों मैं एसपी था। एक हमारे जिले के एमएलए साहब ने किसी आदमी को फ़ोन करके भेजा था कि साहब इसका कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार सुन लें जी। तो उसके खेत का मामला था जी, उसके कुछ लोगों ने उसके ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, उसका ट्रैक्टर वगैरह जो है कब्जा कर लिया था जी। और तो फिर मैंने उसको, जब वो मेरे पास आया, उनका नाम भी लिया, तो वहाँ के थानेदार को फ़ोन करके मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, उसको भेज के उसकी ज़मीन का कब्जा भी दिलवाया, उसका ट्रैक्टर भी दिलवाया, और ये बात आई गई हो गई। इसके बाद एक किसी वजह से मेरा उस गांव से निकलना हुआ जहाँ पे वो एमएलए साहब का मकान था जी। तो वो रेस्ट हाउस में मेरे को मिल गए जी।
वहाँ पे वो कुछ और अपने जो है समस्याओं पे उनने चर्चा की। जी। चर्चा करने के बाद में फिर वो उसी आदमी को लेके मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा साहब ये मैंने इसको भेजा था, इसका काम नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे तो कंप्लायंस मिल गया था, थानेदार ने मुझे बताया भी कि आपका वो ट्रैक्टर वापस मिल गया। बोले हाँ साहब ट्रैक्टर मुझे वापस मिल गया। मैंने कहा आपकी स्टेपनी भी रख ली थी, वो बोले वो भी वापस मिल गई। मैंने पूछा आपका खेत अब आप जोत रहे हैं? बोले हाँ साहब जोत रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? तो उसने जो उनको एमएलए साहब को इशारा किया, वो तो उससे मुझे समझ में आया कि साहब मैंने चूंकि कुछ लिया नहीं तो जी। तो उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी काम हो सकता है। जी। लेकिन मैं फिर भी मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं अभी भी मैं यही बात मानता हूँ कि एक माहौल, एक संस्कृति ऐसी बन गई है कि आम आदमी के दिमाग में ये चीज़ भर गई है कि भाई बिना पैसे दिए काम हो नहीं सकता है। जी। तो ये बात हमको उसके दिमाग से निकालनी होगी। जी। और मैं अभी भी इस बात के लिए जो कभी भी जो है ये विक्टिम जो है रिश्वत के, इनको मैं दोषी नहीं मानता। और इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि लोग जो है वो खुद से पैसा देना चाहते हैं। देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि उनको ऐसा लगता है कि साहब बिना दिए काम होगा नहीं। तो ये व्यवस्था जो है तोड़ना चाहिए। और मैं इस बात पे हर्ष महसूस करता हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो रही है। जो आज का परिप्रेक्ष्य है और जो हमने पुराना जो देखा हुआ है, आज बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री जो है जेल जा रहे हैं। व्यापम का ही आप उदाहरण ले लें, इसमें कार्रवाई जैसी हुई है। चौटाला जी अंदर हैं जी। तो इसमें जैसे कार्रवाई हुई है और भी जैसे केसेस हैं, कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं, केंद्र के मंत्रियों को सजाएं हुई हैं। तो ये सब जनता की जागरूकता के कारण हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो ब्लड कैंसर की बात हो रही है, इसका उपचार मेरे हिसाब से तो संभव है। पहली चीज़ है कि जनता जागरूक हो, इस बात पे आगे आए कि वो उसको जो है समझौता नहीं करना है, रिश्वत नहीं देना है। और जब जनता का दबाव पड़ेगा तब जो है पॉलिटिशियंस भी काम करेंगे और कानून बदले जाएंगे। दूसरा जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मैंने पहले भी कहा था कि न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की समय टाइम बाउंड न्याय मिलना चाहिए। 3 महीने 6 महीने के अंदर जो दर्शक भी जो बात कर रहे हैं, त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं। त्वरित, देखिए मेरा अपना अनुभव ये है कि चूंकि न्यायिक व्यवस्था में, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो न्यायिक व्यवस्था में चूंकि बहुत लंबा समय लगता है, 20 साल 25 साल लगते हैं। जब इतना लंबा समय लगता है तो आदमी इतना वेट नहीं कर सकता है, वो मैनेज भी हो जाता है। पुलिस में मेरे पास जो है बहुत से ऐसे केस आते थे, जमीन का झगड़ा है, मकान खाली कराना है। हम लोग बोलते थे कि भाई ये सिविल डिस्प्यूट है, आप जो है इसके लिए कोर्ट में जाइए। लेकिन कोर्ट में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोर्ट में जाने का मतलब है कि सालों लगेगा, 10 साल 5 साल 15 साल में, 15 साल तक उसको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। 15 साल तक कहाँ रहे और कहाँ व्यवस्था, कहाँ कोर्ट में लड़े, और फिर उसके लिए कितना खर्च, वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा है। तो आदमी जल्दी न्याय हो सके, पुलिस के साथ उसको लगता है कि पुलिस वाले जाएंगे, उसको जो जिसने कब्जा कर लिया उसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे, मुझे अपना घर वापस मिल जाएगा। वो पुलिस से कार्रवाई करती। जब पुलिस काम नहीं करती, पुलिस पे भी बहुत ओवरबर्डन है। थोड़ा संक्षेप में, चूंकि हमारा समय समाप्त है। हाँ, जब पुलिस काम नहीं करती तो उस समय फिर आदमी जो है माफिया के पास जाता है। यदि आपका मकान जो है वो पुलिस नहीं खाली करा रही है तो फिर वो जाता है किसी माफिया को, पैसे देता है। अगर 10 लाख का मकान है, 2 लाख 5 लाख दे के उसको खाली करा लेता है। और माफिया की साठगांठ पुलिस से होती है। अब ये तो मैं अभी नहीं आपसे कह सकता कि ऐसा है, लेकिन हाँ इस बात की संभावनाएं तो लगती है, क्योंकि इस वोरा कमेटी की रिपोर्ट भी ऐसी आई है, क्रिमिनल्स का, पुलिस का, पॉलिटिशियंस का, और इनका गठबंधन उजागर हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। राय साहब, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, इस पूरे मुद्दे पे जो चर्चा हुई, जो दर्शकों ने सवाल किए, उस पर हम आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, जो बहुत एक मेरे दिमाग में आई है कि पंचायती राज के माध्यम से गांव-गांव तक भ्रष्टाचार आ गया। खनन, ये मैंने बताया इस प्लेटफॉर्म पे आपके, खनन माफिया के माध्यम से भी गाँव में भ्रष्टाचार फैल गया। इसका रोकने का तरीका क्या है? यदि SDM, CSP, SP साहब, कलेक्टर साहब, यदि ये हर रोज अनिवार्य रूप से अपने से मिलने आने वाले हर व्यक्ति से मिल लें और उसकी शिकायत पर वहीं कार्रवाई करें, तो इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की काफ़ी संभावना है।
ये दरखास्त छोड़ जाइए और मिलेंगे नहीं और टाइम नहीं है और मीटिंग में है, ये सब इस जो राघवेंद्र जी ने बताया, मैं अधिकांश जिलों में मेरा यही प्रयास रहा है, अधिक से अधिक लोगों से मिलिए। लोग अपनी शिकायत करेंगे तो लोग डरते हैं कर्मचारी कि पता नहीं मेरी शिकायत कौन कर दे। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों को उपलब्ध होना चाहिए। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, मेरे को तो उम्मीद इसलिए कम दिखती है क्योंकि आपको याद दिलाऊं कि गुजरात राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति 5-5 साल नहीं हो पाई। आपको याद होगा, बड़ा इशू बन गया था। तो जब लोगों की ये मानसिकता है कि हमको विकास चाहिए किसी भी कीमत पर, तो ये विकास नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो लोग अन्ना जी के आंदोलन में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, जो सैकड़ों हजारों लड़के, लाखों लड़के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे थे, भोपाल में भी कर रहे थे, उनमें से कितने ऐसे हैं जो रेल के रिजर्वेशन के लिए, बर्थ रिजर्वेशन के लिए पैसे नहीं देते। तो अपने यहाँ जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दो मुखी बातें हैं, ये बहुत कॉमन है। जब तक जो हम कहते हैं, जब तक हम वो करेंगे नहीं। और जीरो टॉलरेंस कहना बड़ा आसान है, अपने वो पत्थर वो फेंकें जो कांच के घरों में नहीं रहते, कहना बहुत आसान है। जब इसको हम लागू करेंगे तभी इससे कुछ निजात पाया जा सकेगा। सबको जागरूक होना जरूरी है। राघवेंद्र जी, हम आपसे भी टिप्पणी चाहेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षिप्त में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक बहुत छोटा सा किस्सा है जी, समय चूँकि कम है इसलिए। भोपाल में एक समय पन्नालाल एसपी हुआ करते थे, वो अपने पास आने वाली हर चिट्ठी पत्री को बड़े ध्यान से देखते थे। एक बार उनके पास एक पोस्ट कार्ड आया था, उस पोस्ट कार्ड में बहुत टूटी फूटी हिंदी में लिखा था कि मेरी पत्नी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं। घटना थी स्टेशन की, सिर्फ उसमें ऑटो का नंबर लिखा था। उन्होंने उस चिट्ठी के आधार पर अपने पुलिसकर्मियों को बहुत दौड़ाया, हड़काया, और बाद में वो घटना में उसकी महिला भी मिली, ऑटो भी जब्त हुआ। और उस समय कम से कम 7 ऐसे कर्मचारी थे जो जनसंपर्क थे, वो बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुए। जो राय साहब कह रहे थे कि अगर अधिकारी बहुत ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो नासूर की बात है, जो कैंसर की बात है, इसका इलाज तो है, लेकिन इसके लिए इलाज के लिए शिद्दत से बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत संयम से रहने की ज़रूरत है, और बहुत उसके लिए बड़ा कलेजा करके काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, पन्नालाल जी बहुत सख्त थे, निश्चित तौर पे कुशल एसपी थे, लेकिन उन पर और भी दूसरी तरह के भी आरोप लगे हैं, उन पर भी, खैर वो मुद्दा अलग था। राघवेंद्र जी, आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीवास्तव साहब, आपने जो अपना अनुभव साझा किया, आपने समय निकाला हमारे लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्ट की संपत्ति कुर्क करने का फैसला, लोक सेवा गारंटी कानून, क्या क्या नहीं किया गया इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। लेकिन या तो सुरसा के मुंह की तरह ही बढ़ता गया, और अब तो यह शिष्टाचार बन गया है, जैसा कि हमारे अतिथियों ने बताया। इसे लेकर मंत्रियों के तर्क आपने सुने, आम आदमी की सोच भी सुनी, लेकिन मंत्रियों की बात चिंता में डालने वाली है। इन माननीयों ने साफ सुथरा शासन देने का वादा कर सत्ता में विराजे, और अब भ्रष्टाचार का ठीकरा आम जनता पर क्यों फोड़ रहे हैं। माननीय, आपसे मेरा अनुरोध है कि कर्मचारी अगर पैसा नहीं मांगेगा तो आम आदमी क्यों देगा। कृपया कर्मचारियों पर लगाम लगाइए। हाँ, बात ये भी सही है कि घूस देना आम आदमी की भी फितरत बन गई है, और अगर जनता जागरूक हो जाए तो इस लाइलाज बीमारी से भी मुक्ति मिल सकती है। पुराने पड़ गए इन डरों को फेंक दो, तुम भी ये कचरा आज मन से बाहर तुम फेंक दो। ये मूरत बोल सकती है, तुम अगर चाहो कुछ बोल, कुछ स्वर इनमें तुम भी फेंक दो। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए
आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस,